छोटी बहू ने खोला बड़ी बहू का सालों पुराना राज। अरे नव्या, ये क्या? जब देखो तब कॉटन की साड़ी पहन लेती हो। अरे थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना करो, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं तुम्हारे पास। माँ जी बहुत डांट लगाती है नई साड़ी पहनने में। अरे तुम बीवी मेरी हो या मम्मी की? मेरे लिए आई हो तो मेरी पसंद की साड़ी पहनो। ठीक है जी। जिसके बाद नव्या अलमारी से साड़ी निकाल कर पहन लेती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कार्तिक ऑफिस के लिए निकल जाता है। नव्या मन ही मन खुश होती है कि आज पहली बार उसने अपने पति की पसंद की साड़ी पहनी है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है, उसकी सास सुनंदा की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे अरे, इस भिखारन को तो देखो जरा, जिंदगी भर कभी अच्छे कपड़े नहीं देखे होंगे, अब मेरे बेटे के राज में नई नई साड़ियाँ पहनकर रानी बनने चली है। माँ जी, कार्तिक जी ने कहा था कि उनकी पसंद की साड़ी पहन लो। मेरा बेटा सीधा है इसलिए कह दो मान लेता है, लेकिन इस घर के नियम मैं बता देती हूँ, समझी? यहाँ रोज रोज नई साड़ी पहनने का शौक नहीं चलेगा। तभी रश्मि भी वहां आ जाती है। मम्मी देखो तो सही, सब नई नई साड़ियाँ पहन रही है, आखिर किसको दिखाने जाएगी? अपनी औकात के अनुसार नहीं रह सकती क्या? गरीब घर से आई है तो गरीबों को जैसे ही दिखनी चाहिए। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस बस, अब मगरमच्छ के आंसू मत बहाना। नव्या चुपचाप अपना काम करने लगती है। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बढ़ जाएगी। दोपहर का समय था, बाहर तेज धूप पड़ रही थी। अरे नव्या, जरा बाजार से मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आओ, जल्दी जाना, मुझे अभी खानी है। दीदी बाहर बहुत धूप है, अगर थोड़ी देर में जाऊं तो। मैंने कहा अभी जाओ, ज्यादा बहाने मत बनाओ। नव्या बिना कुछ कहे बाजार चली जाती है। तेज गर्मी की वजह से वापस आते आते आइसक्रीम थोड़ी पिघल जाती है। ये क्या ले आई है? हाँ, पूरी आइसक्रीम पिघला दी। दीदी बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए। गर्मी थी तो क्या हुआ? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? गरीब घर से आई हो इसलिए पैसों की कीमत नहीं समझती। बिल्कुल सही कह रही है, मुफ्त का पैसा समझ रखा है क्या? एक काम भी ढंग से नहीं होता इससे। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब बस ये रोना धोना बंद करो। शाम के समय सुनंदा और रश्मि कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। उसी समय नव्या उनके लिए खीर बनाकर ला रही थी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से इस अनाथ को उठा लाया, गरीब फटीचर, न जाने किस खानदान की लड़की है। हाँ, सही कह रही हो मम्मी, भैया को इससे अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? घर की सारी रौनक ही खत्म कर दी है इसने। दरवाजे पर खड़ी नव्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तो माँ जी के लिए प्यार से खीर लेकर आई थी, लेकिन ये लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। तभी रश्मि की नजर दरवाजे पर खड़ी नव्या पर पड़ जाती है। देखो मम्मी, कितनी कमीनी है ये, हमारी बातें सुन रही थी। नहीं दीदी, मैं तो, हमने इसे गरीब फटीचर कहा तो क्या गलत कहा? बिना माँ बाप की है, पता नहीं किस जात की लड़की है, किस खानदान की लड़की है, और इसे शुभ कामों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। नव्या चुपचाप खीर वहीं रख देती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन पड़ोसन सुषमा घर आती है। अरे सुनंदा, बड़ी बहू की शादी को इतना समय हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। अरे बहन, इस कुलच्छनी से कुछ नहीं होगा, अपना कुल तो खा ही गई है, मेरा कुल भी खा जाएगी, अनाथ कहीं की। आजकल की लड़कियां भी ना पता नहीं कैसी होती है। माँ जी चुप, तेरी वजह से लोग सवाल पूछते हैं। नव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो किसी के सामने कुछ नहीं बोलती। रात को कार्तिक ऑफिस से लौटता है। नव्या, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? आज फिर माँ जी और दीदी ने मुझे अनाथ, फटीचर, कुलक्षणी कहा, पड़ोस के सामने भी मेरी बेइज्जती की। बस बहुत हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों अलग रहेंगे। नहीं नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि घर टूटे, लोग कहेंगे कि बहू आई और बेटा अलग हो गया, सारे दाने मुझे ही मिलेंगे। लेकिन तुम्हारा दर्द मैं कैसे देखूं? सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन माँ जी मुझे अपना ले। समय बीतता जाता है, लेकिन घर में अब एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। एक दिन कमरे में सुनंदा रश्मि बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि सबसे पहले इसी का बच्चा हो। क्यों मम्मी? मैं चाहती हूँ कि पहले नैतिक की शादी हो, फिर सबसे पहले उसी का बच्चा हो, वही इस घर का वारिस बने। किसी अनाथ के बच्चे को मैं अपने कुल का वारिस कभी ना बनने दूंगी। बिल्कुल सही सोच रही हो मम्मी। दरवाजे के पीछे खड़ी नव्या ये सब सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है। रात को वो कार्तिक को सारी बात बताती है। माँ जी कह रही थी कि मेरे बच्चे को कभी इस घर का वारिस नहीं बनने देंगी। क्या? माँ ने ऐसा कहा? हाँ। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं जी, रहने दीजिए, घर में झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे में दूरियां आए। तुम हर बार खुद ही क्यों सह लेती हो? परिवार टूट ना जाए, उससे अच्छा मैं ही सह लूं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुनंदा अपने छोटे बेटे नैतिक की शादी कराने का फैसला कर लेती है।
हमें जल्दी से जल्दी अपने छोटे बेटे के लिए अच्छी लड़की चाहिए। एक बहुत अच्छी लड़की है, नाम है अक्षरा। पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत अच्छे परिवार की है। जल्दी रिश्ता तय कराइए। कुछ दिनों बाद नैतिक और अक्षरा की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूरे घर को फूलों से सजाया जाता है। ढोल नगाड़ों के बीच अक्षरा का गृह प्रवेश होता है। अरे सुनंदा, इस बार तो बहुत सुंदर बहू लाई हो। सच में कितनी प्यारी और संस्कारी लग रही है। भगवान दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेरी छोटी बहू लाखों में एक है। नव्या भी मुस्कुराते हुए आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। वो मन से चाहती थी कि नई बहू का स्वागत पूरे प्यार से हो, लेकिन तभी सुनंदा उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे तुम भी चटो, तुम अनाथ हो। शुभ कामों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। भाभी आप इधर आइए, इनसे ज्यादा घुलना मिलना मत। ये हमारे शुभ कामों में शामिल नहीं होती है। नव्या चुपचाप पीछे हट जाती है। अक्षरा चावल से भरा कलश गिराती है और लाल रंग के आलते से भरे थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। आओ बहू, दाहिना पैर रखकर इस घर में गृह प्रवेश करो। भगवान करे तुम्हारे कदमों से इस घर में सुख समृद्धि आए। जी माँ जी। वाह मम्मी, हमारी छोटी भाभी तो कितनी सुंदर लग रही है। सच कहूँ सुनंदा, बहुत भाग्यशाली हो तुम। बहुत सुंदर बहू लाई हो। भगवान दोनों को हमेशा खुश रखे। एक तरफ सभी लोग नई बहू की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नव्या चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन मन के अंदर का दर्द कोई देख नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह अक्षरा की पहली रसोई की रस्म रखी जाती है। पूरे घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। नव्या सुबह 4 बजे ही उठ जाती है ताकि छोटी बहू को किसी तरह की परेशानी न हो। अक्षरा उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैं सारी तैयारी कर देती, तुम आराम से खाना बनाना। नहीं दीदी, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम सब्जी और मिठाई बनाना, मैं आटा गूंथ देती हूँ और बाकी सारी चीजें भी तैयार कर देती हूँ। इसके बाद दोनों जेठानी देवरानी मिलकर रसोई में काम करने लगती हैं। नव्या सारी तैयारी करती है, सब्जियां काटती है, आटा गूंथती है, दाल धोती है, मसाले तैयार करती है और रसोई का पूरा सामान व्यवस्थित कर देती है। वहीं अक्षरा पूरे मन से खाना बनाती है। दीदी, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आपने तो मेरा आधा काम पहले ही आसान कर दिया है। हम दोनों एक ही परिवार हैं, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार करती हैं। फिर दोनों मिलकर पूरे प्यार से खाने की थालियां और सारे भोजन डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। वाह, आज तो खाने में बहुत स्वाद है। सच में आज का खाना बहुत अच्छा बना है। अक्षरा, तुमने तो पहले ही रसोई में सबका दिल जीत लिया। मेरी छोटी बहू लाखों में एक है। सभी लोग अक्षरा की खूब तारीफ करते हैं। नव्या भी खुशी खुशी सबको खाना परोसती है। उसे इस बात की खुशी थी कि छोटी बहू की पहली रसोई सफल रही। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग उठ जाते हैं। नव्या चुपचाप सारे जूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है और अकेले ही उन्हें धोने लगती है। अरे दीदी, आप क्यों धो रही हैं? रहने दीजिए, मैं धो देती हूँ। तुम नई बहू हो ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तभी पीछे से सुनंदा वहां आ जाती है। तू क्या करेगी अक्षरा? रहने दे, ये काम नव्या ही करेगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना वही होगा। नव्या सारे बर्तन अभी अच्छी तरह से मांज देना। जी माँ जी। सुनंदा वहां से चली जाती है। अक्षरा आश्चर्य से अपनी जेठानी को देखती रह जाती है। उसके मन में पहला सवाल उठता है कि आखिर बड़ी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। अक्षरा रोज एक ही बात देखती है, घर का हर छोटा बड़ा काम सिर्फ नव्या से करवाया जाता है। सुबह सबसे पहले उठना, पूरा घर साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, शाम की चाय, रात का खाना, सब कुछ नव्या अकेले करती थी। लेकिन बदले में उसे प्यार का एक शब्द भी नहीं मिलता था। एक दिन नव्या आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है। बस कपड़े धो लूं, फिर थोड़ा आराम करूंगी। तभी सुनंदा और रश्मि अपने अपने कमरों से और भी कपड़े लेकर आती हैं। लो, ये भी धो देना। और हाँ, इन्हें हाथ से धोना, मशीन में मत डालना। माँ जी, अभी तो इतने सारे कपड़े हैं, ज्यादा बातें मत बना, काम कर। जी। ये सब देखकर अक्षरा का दिल दुख जाता है। एक और दिन पूरा घर का काम खत्म करते करते नव्या की कमर दर्द करने लगती है। वो 5 मिनट के लिए सोफे पर बैठ जाती है। तभी सुनंदा वहां आ जाती है। क्या हुआ, अभी से बैठ गई? माँ जी, 5 मिनट आराम करेगी तू? कुलक्षणी, तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। पता नहीं भैया कहाँ से इसे उठा लाए थे। घर में नौकरानी भी इससे अच्छी होती है। दीदी, मैंने क्या गलती की है? तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू इस घर में है। अक्षरा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। माँ जी, दीदी सुबह से बिना रुके काम कर रही हैं। अगर 5 मिनट बैठ भी गई तो इसमें क्या गलत है?
अक्षरा, इसकी तरफदारी मत करो, जितना दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना वही होगा। अक्षरा चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल और भी गहरा हो जाता है। उसी रात नव्या अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी धीरे से दरवाजा खुलता है और अक्षरा अंदर आती है। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। दीदी, एक बात पूछूं? अगर आपको बुरा न लगे पूछो। आखिर आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? आपने ऐसा क्या किया कि माँ जी और दीदी आपको इतना अपमानित करती है? ये सुनते ही नव्या की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर अपने अतीत की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। जब मैं छोटी थी तभी किसी ने मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन थे, मेरा घर कौन सा था, मेरा कोई अपना था भी या नहीं। समय बीतता गया। नव्या बड़ी हो गई। एक दिन वो अनाथ आश्रम के बाहर काम कर रही थी। तभी अचानक सड़क पर एक ट्रक से हल्की टक्कर होने की आवाज आई। वो दौड़कर बाहर पहुंची तो उसने देखा कि एक युवक घायल होकर सड़क पर गिरा हुआ है। वो युवक कार्तिक था। उसके हाथ पैर में चोट लगी थी। नव्या बिना देर किए उसे सहारा देकर अनाथ आश्रम के अंदर ले आई। उसने उसके घाव साफ किए, मरहम लगाया, हाथ पैर पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद कार्तिक को होश आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम समय पर मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। उस दिन के बाद कार्तिक रोज उसी रास्ते से ऑफिस जाने लगा। वो रोज नव्या से मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन कार्तिक ने अपने दिल की बात कह दी। नव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन मेरा तो कोई परिवार नहीं है। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। इसके बाद कार्तिक अपने घर पहुंचा और उसने अपने परिवार को नव्या के बारे में बताया। एक अनाथ लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, पता नहीं किस खानदान की है। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं नव्या से मंदिर में शादी करूंगा। घर वालों के मना करने के बाद कार्तिक नव्या को मंदिर ले गया। भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी कर ली। शादी के बाद कार्तिक नव्या को अपने घर ले आया। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। अगर नव्या इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे दूंगा। बेटे की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा। उन्होंने नव्या को घर में तो रख लिया, लेकिन कभी उसे बहू का सम्मान और बेटी जैसा प्यार नहीं दिया। बस यही मेरी गलती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ, इसलिए मुझे इस घर में वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन नहीं मिला जिसकी हर बहू हकदार होती है। ये सुनते ही अक्षरा की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर नव्या का हाथ पकड़ लेती है। दीदी, आज से आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो गई, तब भी आपकी ये छोटी बहन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। सच? हाँ दीदी, ये मेरा वादा है। अब आप आंसू अकेले नहीं बहाएंगी। जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। नव्या पहली बार किसी अपने के गले लगकर रो रही थी। वहीं अक्षरा मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो एक दिन इस घर में अपनी जेठानी को उसका खोया हुआ सम्मान और अधिकार जरूर दिलाकर रहेगी। उस रात अक्षरा काफी देर तक सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार नव्या की बातें घूम रही थी। उसे अपनी जेठानी के दर्द का एहसास हो चुका था। आखिरकार वो फिर से नव्या के कमरे में जाती है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो अक्षरा। दीदी, क्या आपके पास आपके बचपन की कोई फोटो है, कोई पुरानी निशानी? कुछ तो होगा ना जो आपके अतीत की आपको याद दिलाए। हाँ, जब मैं अनाथ आश्रम में छोड़कर इस घर में आने लगी थी, तब मैंने वहाँ के संचालक से कहा था कि अगर मेरी कोई पुरानी निशानी हो तो मुझे दे दीजिए। तब उन्होंने मुझे बचपन की एक फोटो दी थी, वही मेरे पास आज भी है। सच दीदी, क्या मैं वो फोटो देख सकती हूँ? क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। नव्या अलमारी खोलती है, कपड़ों के नीचे रखी एक छोटी सी पुरानी फाइल निकालती है। वो उसे बहुत संभाल कर अक्षरा के सामने लाकर रख देती है। देखो, इसमें मेरी जिंदगी की सारी यादें हैं। नव्या सबसे पहले अपनी शादी की फोटो निकालती है। देखो, ये तुम्हारे भैया और मेरी शादी की फोटो है। मंदिर में शादी हुई थी, उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। दीदी, आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। इसके बाद नव्या एक और पुरानी फोटो निकालती है। फोटो थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। और ये मेरे बचपन की फोटो है। तब मैं सिर्फ 3 साल की थी जब कोई मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया था। तब की यही आखिरी फोटो मुझे मिली थी। दीदी, क्या आपको पता है आपको वहाँ छोड़कर कौन गया था? ये सवाल सुनते ही नव्या कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। 3 साल की छोटी सी मासूम बच्ची नव्या अनाथ आश्रम के आंगन में रो रही थी। तभी आश्रम के संचालक उसे गोद में लेकर अंदर जाते हैं। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आश्रम के लोगों ने बताया था कि मुझे छोड़ने आए थे 2 लोग। आश्रम के गेट पर एक महिला और एक पुरुष खड़े थे। महिला का नाम मीनार था और पुरुष का नाम प्रभु।
दोनों ने छोटी सी बच्ची को आश्रम के संचालक को सौंप दिया। आज से ये आपकी दुनिया है, इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। उसके बाद वे कभी वापस नहीं आए। बस मुझे इतना ही पता है, आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी 3 साल की बच्ची को यूं ही छोड़ जाए। दीदी, भगवान जरूर एक दिन आपको अपने लोगों से मिलवाएंगे। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी रश्मि उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रश्मि जाकर अपनी माँ सुनंदा को सारी बात बता देती है। मम्मी, बड़ी भाभी अब छोटी भाभी को अपनी तरफ कर रही है, उसे भड़का भी रही है। मुझे पहले से ही ये डर था। दोनों घंटों कमरे में बैठकर बातें करती रहती है। अगले ही पल सुनंदा अक्षरा के कमरे में पहुंच जाती है। अक्षरा, एक बात हमेशा याद रखना। जी माँ जी। उस नव्या से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा। वो एक नंबर की पनौती है, उसका कोई कुल खानदान नहीं है। वो खुद तो बर्बाद हुई है, तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। जी। अक्षरा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में अपनी जेठानी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर अक्षरा फिर से नव्या की बचपन वाली और शादी वाली फोटो देखने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चेहरा कहीं देखा है, आखिर कहाँ? वो काफी देर तक दोनों तस्वीरों को देखती रहती है, फिर उन्हें एक किताब के अंदर संभाल कर रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसी बीच एक दिन पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अक्षरा की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि अक्षरा मां बनने वाली है। सच डॉक्टर साहब? जी बधाई हो। घर पहुंचते ही खुशियों का माहौल बन जाता है। मेरी छोटी बहू माँ बनने वाली है। मम्मी, अब तो घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। चलो, सबसे पहले मेरे कुल का वारिस अक्षरा ही देगी, नव्या नहीं। ये बात सुनकर नव्या चुपचाप मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल को फिर एक चोट लगती है। अब पूरे घर में सिर्फ अक्षरा की सेवा होने लगती है। उसे कोई काम नहीं करने दिया जाता। फल, दूध, जूस, आराम, हर चीज का ध्यान रखा जाता। दूसरी तरफ घर का सारा काम फिर से अकेली नव्या के सिर पर आ जाता है। अक्षरा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। दीदी, आप इतना काम मत कीजिए। नव्या, उससे दूर ही रहा करो, अभी उसे तेरी नजर भी नहीं लगनी चाहिए। एक दिन अक्षरा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती है। अचानक उसकी नजर किताब के एक पन्ने पर छपी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर के नीचे लिखा था रानी गायत्री देवी। अरे, वो तुरंत किताब के अंदर रखी नव्या की शादी वाली फोटो निकालती है। दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? दीदी की शादी वाली फोटो और रानी गायत्री देवी की तस्वीर, दोनों के चेहरे कितने मिलते जुलते हैं, इतनी समानता। क्या ये सिर्फ संयोग है? अक्षरा तुरंत नव्या के पास जाती है। दीदी, जरा ये तस्वीर देखिए। हाँ, इसमें क्या है? आपको नहीं लगता कि आपकी शादी वाली फोटो और इस रानी गायत्री देवी की तस्वीर में काफी समानता है? मुझे तो नहीं पता। और दीदी, आपकी शादी की फोटो में आप कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन आप... अब इस घर के काम ने मेरी हालत बदल दी। सुबह से रात तक काम, तनाव, रोना, अपमान, इसी वजह से मेरी सेहत भी खराब हो गई। मेरी फिगर भी पहले जैसी नहीं रही और चेहरा भी मुरझा गया है। दीदी, अब मैं सब सही कर दूंगी। उस दिन के बाद अक्षरा के मन में एक शक बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि नव्या का अतीत जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चाहे जो भी हो, मैं दीदी के परिवार का पता लगा कर रहूंगी। उसी रात अक्षरा अपने पति नैतिक से बात करती है। सुनिए, दीदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? अक्षरा, ये सब मेरे बस की बात नहीं। बचपन से घर में भाभी के साथ ऐसा ही होता आया है। लेकिन कोई तो इनके लिए आवाज उठाए। अच्छा है कि भैया हमेशा भाभी का साथ देते हैं, वरना भाभी कब की टूट चुकी होती। अगले ही दिन घर में फिर एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। सुनंदा और रश्मि फिर से नव्या को उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। तेरे कदम पड़ते ही इस घर की खुशियाँ खत्म हो गई थी। तेरी जैसी बहू किसी को न मिली। माधव सब कुछ सामने खड़े होकर देखते रहते हैं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलते। ये देखकर अक्षरा का दिल टूट जाता है। उसी समय वो मन ही मन एक फैसला करती है। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं दीदी के असली परिवार को ढूंढ कर रहूंगी। उसी शाम अक्षरा दूध का गिलास लेकर कार्तिक और नव्या के कमरे के सामने से गुजर रही होती है। तभी अंदर से दोनों की बातें सुनाई देती हैं। नव्या, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। बताओ, इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फिर भी इस बार तुम्हारे चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान देखना चाहता हूँ। बाहर खड़ी अक्षरा ये सब सुन लेती है। तभी उसके मन में एक नया विचार आता है। क्यों ना इस बार दीदी के जन्मदिन पर उन्हें ऐसा सरप्राइज दूं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर मैं उनके असली परिवार तक पहुंच गई तो वही उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा होगा।
एक तरफ नव्या सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के मन में एक ही बात चल रही थी, अपनी जेठानी के असली परिवार का पता लगाना। घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि अक्षरा चुपचाप एक बहुत बड़ा फैसला कर चुकी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह अक्षरा तैयार होकर घर से निकलती है। बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से जाना। जी माँ जी। लेकिन अस्पताल जाने के बजाय अक्षरा सीधे उसी अनाथ आश्रम पहुंच जाती है जहां नव्या ने अपना बचपन बिताया था। आश्रम के बाहर खड़ी होकर वो कुछ पल सोचती है और फिर अंदर चली जाती है। नमस्ते, मैं नव्या के बारे में कुछ जानकारी लेने आई हूँ। नव्या? हाँ, मुझे याद आया। क्या आपको पता है कि उसे यहाँ कौन छोड़कर गया था? हमारे पुराने रिकॉर्ड में सिर्फ 2 नाम दर्ज हैं, मीनार और प्रभु। बस यही जानकारी हमारे पास है। क्या उनका कोई पता मिल सकता है? पुराने रिकॉर्ड में उनका एक पता दर्ज है। अक्षरा वो पता नोट करती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। कुछ घंटों बाद वो मीनार और प्रभु के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाते ही एक युवक बाहर आता है। जी कहिए। क्या ये मीनार और प्रभु जी का घर है? जी, लेकिन उनकी तो कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। ओह, मैं उनसे मिलने आई थी। आप अंदर आइए। दोनों अंदर बैठते हैं। मैं एक लड़की के बारे में पता कर रही थी, शायद आपके माता पिता उसे जानते हो। 1 मिनट। माँ के सामान में एक पुरानी फोटो रखी है, वो हमेशा उसे संभाल कर रखती थी। पिंटू अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकालता है और उसमें रखी फोटो अक्षरा को देता है। फोटो देखते ही अक्षरा हैरान रह जाती है। वो फोटो नव्या की थी। अरे, ये तो मेरी जेठानी की फोटो है। माँ बताया करती थी कि पहले उनके पास एक छोटी बच्ची थी, लेकिन जब उनका खुद का बेटा यानी मैं पैदा हुआ तो उन्होंने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। क्या आपको ये पता है पहले आप लोग कहाँ रहते थे? हाँ, माँ का पुराना आधार कार्ड मैंने देखा था, उसमें राजस्थान का एक पुराना पता लिखा था। शायद वहीं रहते थे। ये सुनते ही अक्षरा गहरी सोच में पड़ जाती है। राजस्थान? और रानी गायत्री देवी भी राजस्थान की है। कहीं दीदी का कोई संबंध उसी परिवार से तो नहीं? अक्षरा वापस दिल्ली लौट आती है। घर पहुंचते ही सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं। बहू, आजकल तुम बार बार बाहर कहाँ चली जाती हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इतना घूमना ठीक नहीं है। माँ जी, हॉस्पिटल गई थी और मैं सोच रही थी अगर आप अनुमति दे 2-4 दिन मम्मी के पास होकर आ जाऊं, उनकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज्यादा दिन मत रुकना। अक्षरा, तुम चली जाओगी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे, तू बीच में क्यों बोल रही है? तू तो अनाथ है, तेरा कौन है? वो अपने मायके जा रही है, जाने दे उसे। ये सुनकर नव्या चुप हो जाती है, लेकिन अक्षरा का दिल टूट जाता है। अगले दिन अक्षरा अपने मायके पहुंचती है। उसकी माँ पूनम उसे देखकर खुश हो जाती है। आ गई बेटा, सब ठीक तो है ना? मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं 2 दिन के लिए राजस्थान जा रही हूँ। कृपया मेरे ससुराल वालों को कुछ मत बताइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेटा, तुम्हारी तबीयत? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अगले दिन अक्षरा राजस्थान पहुंच जाती है। वो मीनार और प्रभु के पुराने पते पर जाती है, लेकिन वहां अब कोई और परिवार रहता था। क्या बता सकते हैं ये मीनार और प्रभु कहाँ रहते हैं? बेटा, उन्हें यहाँ से गए तो कई साल हो गए। अब वो कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता। अक्षरा निराश होकर वहां से लौटने लगती है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे रानी गायत्री देवी की हवेली जाना होगा। गर्भावस्था के बावजूद अक्षरा गायत्री देवी की हवेली पहुंच जाती है, लेकिन दरबान उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं। मजबूर होकर अक्षरा जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। रानी गायत्री देवी जी, कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आवाज सुनकर गायत्री देवी और उनका बेटा धर्मवीर बाहर आ जाते हैं। कौन हो बेटी? क्या बात है? मुझे आपसे अकेले में कोई जरूरी बात करनी है। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। क्या आपके घर में कभी कोई बेटी थी? नहीं, हमारे घर में कभी कोई बेटी नहीं थी। हमारा तो एक ही वारिस था जो छत से गिरकर मर गया था। तभी धर्मवीर भी वहां आ जाते हैं। ये कौन है? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं अपनी जेठानी के परिवार का पता लगा रही हूँ। मेरी जेठानी अनाथ है, उनके माता पिता कभी राजस्थान में रहते थे। इतना कहकर अक्षरा नव्या की फोटो धर्मवीर के हाथ में दे देती है। फोटो देखते ही धर्मवीर के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मेरी बेटी है।
मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। क्या ये सच है? बिना एक पल गंवाए सभी लोग कार में बैठते हैं और राजस्थान से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। इधर दिल्ली में रश्मि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। मुझे बिजनेस शुरू करना है, बस 4 लाख रुपयों की जरूरत है। बस इतनी सी बात, मैं इंतजाम कर दूंगी। उसी रात रश्मि चुपके से अपनी माँ की अलमारी से सारे गहने निकाल लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। अगली सुबह, अरे मेरे सारे गहने कहाँ गए? मम्मी, मैंने कल रात नव्या भाभी को आपकी अलमारी के पास देखा था। मुझे पूरा यकीन है गहने उसी ने चुराए हैं। नव्या, तूने मेरी अलमारी से गहने चुराए? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। सुनंदा गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। निकल जा मेरे इस घर से अभी इसी वक्त। वो नव्या को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? पहले सच तो पता कर लीजिए। सुनंदा, इतना बड़ा फैसला बिना सबूत मत लो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ये लड़की आज इस घर में नहीं रहेगी। एक तरफ नव्या को घर से निकाला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा कार में बैठी मुस्कुरा रही थी। आज मेरी दीदी का जन्मदिन है। आज मैं उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। लेकिन क्या अक्षरा समय पर दिल्ली पहुंच पाएगी? क्या धर्मवीर सचमुच नव्या के असली पिता हैं? क्या नव्या अपने असली माँ बाप से मिल पाएगी, या उससे पहले ही उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाएगा? आगे क्या होगा? सुनंदा गुस्से से आग बबूला होकर नव्या का हाथ पकड़ती है और उसे धक्के मारते हुए घर के बाहर निकालने लगती है। नव्या रो रो कर अपनी सफाई दे रही होती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। मुझे इस घर से मत निकालिए। चुप, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। माँ, बिना सबूत के इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। भैया, मैंने अपनी आंखों से भाभी को अलमारी के पास देखा था। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से अक्षरा, धर्मवीर और गायत्री देवी उतरते हैं। सभी की नजरें उनकी तरफ चली जाती हैं। रुक जाइए माँ जी, आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। अक्षरा, तुम और ये लोग कौन हैं? माँ जी, आज मेरी दीदी को उनका परिवार मिल गया है। जब आप इनका नाम और खानदान सुनेगी ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या ये किसी 30 मार खां के खानदान की है? खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो आप मेरी बेटी का अपमान कैसे कर सकती हैं? ये सुनते ही पूरा घर हैरान रह जाता है। नव्या भी आश्चर्य से धर्मवीर को देखने लगती है। धर्मवीर के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था, एक बेटा और एक बेटी। उस समय धर्मवीर समाज के डर और अपनी झूठी प्रतिष्ठा में उलझ गए। अगर लोगों को पता चला कि हमारे परिवार में कुछ परिस्थितियों के कारण बेटी को नहीं संभाल पाए, तो समाज क्या कहेगा? इसी डर से उन्होंने अपनी नवजात बेटी को अपने विश्वास पात्र मीनार और प्रभु को सौंप दिया। इसे अपनी बेटी की तरह पालना। लेकिन कुछ समय बाद मीनार और प्रभु ने उस मासूम बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। धर्मवीर को यह सच्चाई कभी पता ही नहीं चल सकी। समय बीतता गया और उन्हें हमेशा यही लगा कि उनकी बेटी कहीं खो गई। धर्मवीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नव्या बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी एक गलती ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफों में जी रही हो। हमारा असली वारिस तुम ही हो। तुम्हारा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा है। ये सुनते ही नव्या रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। पापा, मैंने बचपन में सिर्फ अपनों का प्यार चाहा था। अगर आज आप मिल गए तो मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गई। मैं आपको माफ करती हूँ। ये भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए। अपनी बेटी को लेकर मत जाइए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से हम नव्या को वही सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत किया। माँ जी, मैं आपको माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जो सालों का दर्द आपने दिया है उसे भूलने में समय लगेगा। कुछ दिनों के लिए नव्या अपने मायके चली जाती है। वहां उसे वर्षों बाद माँ बाप का प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता है। कुछ समय बाद वो फिर अपने ससुराल लौट आती है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुनंदा उसे बहू नहीं, बेटी की तरह मानने लगी। रश्मि भी हर बात पर उससे माफी मांगती और उसका सम्मान करती। नव्या अपने मायके की जिम्मेदारियां भी संभालती और अपने ससुराल को भी पूरे प्रेम से संभालती। एक दिन वो अपनी देवरानी अक्षरा को गले लगा लेती है। अक्षरा, इस घर की छोटी बहू ने मेरी जिंदगी का सालों पुराना ऐसा राज खोल दिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
दीदी, परिवार का साथ देना कोई एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज होता है। उस दिन पूरे परिवार को यह एहसास हो गया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और कर्मों से होती है। प्यार, सम्मान और अपनापन ही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। किसी इंसान की पहचान उसके जन्म, कुल या परिवार से नहीं बल्कि उसके संस्कार, कर्म और इंसानियत से होती है। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। वहीं जो रिश्ते प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाए जाते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। अब आप बताइए, अगर आप अक्षरा की जगह होते तो क्या अपनी जेठानी का सालों पुराना सच खोजने के लिए इतना बड़ा कदम उठाते? अपनी राय हमें अपने कमेंट में जरूर बताइए।